जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज की क्लास होने वाली है वो सामान्य अभियोग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड की क्लास होगी। और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी कि रक्त संबंध के बारे में। ब्लड रिलेशन की एक क्लास पहले ही हो चुकी है जो इंट्रोडक्शन क्लास थी, और उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी रक्त संबंध के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि रक्त संबंध में आपके सामने कुल 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इस चैप्टर से कुल कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि दोनों प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की जो क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग टाइप 1 के बारे में बात करेंगे, यानी कि पहले प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में। तो क्लास बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास का आनंद ले पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आप क्लासेस की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना देर किए टाइप 1 के बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर के लिए आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इसमें आपको दिमाग चलाना है और आसपास के संबंधों के बारे में, रिलेटिव जो भी होते हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन फटाफट लगेगा, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने के लिए आपको किरण आरेख बनाकर, यानी डायग्राम बना करके, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो काम आपको करना है। जब आप किरण आरेख बना लेते हैं तो क्वेश्चन आपसे बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाता है और आपको सुविधा होती है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो कहाँ से आएगा, टाइप 1 से आएगा। आज की क्लास में हम लोग टाइप 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइप 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आपके सामने लिख दिया है। आइए इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और उत्तर पता करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको उत्तर पता चल जाए तो आप कमेंट करके आंसर अपना दे सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि ए ने बी से कहा, 2 लोग हैं ए और बी। ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है, तब बताइए कि ए की माँ बी की माँ की कौन है, ठीक है ना। तो देखो 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना। कह रहा है कि बी की जो माँ है, मान लीजिए कि बी की माँ है सी, है ना। ये तीर जिसकी तरफ पड़ेंगे उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो तीर सी की तरफ है तो हम लोग सी के बारे में बात कर रहे हैं। जो मैं आरेख बना रहा हूँ ये आपको समझने की ज़रूरत है। बी की माँ कौन है, सी है, ठीक है ना। ए की माँ की सास है, चलो ए की माँ को पहले हम निकाल लेते हैं। ए की माँ डी है, ठीक है ना। क्या कहा, 2 लोग हैं ए और बी, बी की माँ सी है और ए की माँ कौन है, डी है। आगे कह रहा है कि जो बी की माँ है यानी सी, वो ए की माँ की सास है, यानी कि सास कौन है भाई, सास सी है, क्योंकि तीर मैंने सी की तरफ बनाया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए की जो माँ है, ए की जो माँ है वो बी की माँ की कौन है। मतलब डी और सी में आपसे संबंध पूछ रहा है। डी और सी से आपको बताना है कि डी सी की क्या है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर सी डी की सास है तो डी कौन होगी, बहू होगी, यानी कि पतोहू होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। एक बार फिर से बता दूं, 2 लोग थे ए और बी की माँ सी है, ए की माँ डी है, हमने मान लिया। तीर जिसकी तरफ रहेगा उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है कि जो बी की माँ है वो ए की माँ की सास है, तो डी किसकी सास हो गई, डी की सास कौन हो गई, सी हो गई। तो अगर डी की सास सी है तो डी कौन है, बहू है, यानी पतोहू है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप डायग्राम, इस तरह से आप किरण आरेख बनाएंगे तो आपको फायदा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष है और एक महिला है। पुरुष ने महिला से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, तो बताओ कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। समझो बात को। 2 लोग हैं, मान लेते हैं कि एक ए है और एक बी है। ये पुरुष है और एक महिला है। समझिएगा, हम लोग अपनी पहचान के लिए, हम लोग समझने के लिए पुरुष को प्लस से दिखाएंगे और महिला को माइनस से दिखाएंगे, ठीक है। तो प्लस लिख दिया तो ये पुरुष हो गया, माइनस लिख दिया तो ये महिला हो गई। तो ये पुरुष कह रहा है इस महिला से कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन। तो पहले हम इस महिला का एक भाई ले लेते हैं, मान लो सी है, भाई है तो प्लस होगा क्योंकि जेंडर डिफाइन है, पुरुष है। ये कौन है, ये भाई है।
इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा, जब तक लिंग निर्धारित नहीं होगा, तो हम लोग किसी को पुरुष और महिला नहीं कह सकते। लेकिन ये भाई है तो चूंकि पुरुष होगा, तो बी का इकलौता भाई हो गया सी। सी की बहन, मान लो सी की बहन है डी। ये कौन है भाई? ये बहन है। तो बहन है तो नेगेटिव हो जाएगी, सीधी सी बात है, महिला है। इकलौते भाई की बहन यानी इसका इकलौता भाई सी और सी की इकलौती बहन, सी की बहन हो गई डी, है ना, इकलौती नहीं, सी की बहन हो गई डी। कह रहा है कि जो इकलौते भाई की बहन है वो मेरी माँ है, यानी इस ए की माँ कौन है? डी है। जिसकी तरफ तीर रहेगा उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इस पुरुष ने इस महिला से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कह रहा कि बताएं उस औरत का, किसका? इस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है? इसकी नानी। तो चलो बना देते हैं। ये हो गई नानी जी, नानी को हम ई लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पुरुष की नानी ये हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी माँ की माँ होंगी, मतलब मम्मी के मम्मी को ही तो नानी कहते हैं। तो ए की माँ कौन है? डी। इसका मतलब ये है कि डी की माँ कौन है? डी की माँ है ई। क्लियर हो गया? अच्छा, इस पुरुष की नानी ई है। आपको बताना है कि ई और बी में क्या संबंध है। कहने का मतलब ई की बी कौन है, बी ई की कौन लगती है, आपको बताना है। तो समझो बात को। बी का भाई सी है, सी की बहन डी है ना, और डी की माँ कौन है? ई है। तो अगर बी का भाई सी है, डी बहन है, तो जो इसकी मम्मी होगी वही इसकी मम्मी होगी, और वही क्या होगी? इसकी मम्मी होगी। भाई जब ये भाई बहन है तो सीधी सी बात है, जो डी की माँ होंगी वही बी की माँ होंगी। तो बी ई की कौन है? बी ई की पुत्री है, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको पूरी डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा किरण आरेख बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप किरण आरेख बनाना सीख गए तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ, बहुत तेज़ी से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। एक पुरुष था, एक महिला थी। पुरुष ने महिला से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन जो है वो मेरी माँ है, यानी बी का भाई सी हो गया, सी की बहन डी हो गई, और डी जो है वो ए की माँ है। तो कह रहा है कि इस पुरुष की जो नानी है और ये जो महिला है उसके बीच क्या संबंध है। तो पुरुष की नानी हो गई ई, अगर नानी ई है तो डी की माँ हो जाएगी, डी की माँ अगर ई है तो बी की माँ भी ई होगी। क्यों? क्योंकि बी का भाई सी है, सी की बहन डी है। आई बात समझ में? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न और लिख दिया है। आइए इन दोनों प्रश्नों को भी हल करते हैं और इनका उत्तर पता करने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा। जिस भी प्रश्न को आप देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप खुद से हल कर सकते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और हल करके अपना उत्तर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है, तब कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, सही नहीं गलत बताना है। तो आओ करते हैं। ए बी और सी का भाई है। चलो भाई, ए जो है वो बी और सी इन दोनों का कौन है? भाई है। तीर लगा देते हैं ए की तरफ, जिसकी तरफ तीर लगाएंगे उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि ये कौन है भाई? ये भाई है। ये भी कौन है? ये भी भाई है। मतलब ए जो है वो सी का भी भाई है और बी का भी भाई है। ये भाई है इसलिए ये पुरुष है, जेंडर डिफाइंड है। लेकिन बी और सी के बारे में हम लोग नहीं कह सकते कि ये पुरुष है या महिला है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। जब तक जेंडर डिफाइन ना हो, जब तक लिंग निर्धारण ना हो जाए, तब तक हम नहीं कह पाएंगे कि कौन पुरुष है कौन महिला है। केवल ए के बारे में हमें पता है क्योंकि वो भाई है तो पुरुष होगा। बी और सी के बारे में नहीं पता, ये महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि डी सी की माँ है। डी जो है वो सी की कौन है? माँ है। अब ये माँ है तो यहाँ पर जेंडर डिफाइन है, यानी कि ये महिला होगी। ठीक, तो माइनस लगा दिया। ई ए का पिता है। ए का पिता कौन है? ई है। पिता है तो भाई पुरुष होगा, जेंडर डिफाइन है, तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। और ये कौन है भाई? ये पप्पा हैं, पिताजी हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हमें अपना आंसर निकालना है। ए जो है बी और सी का भाई है, डी जो है सी की माँ है, और ई जो है वो ए का पिता है। अगर ये माँ है, ये पिता है, और ये दोनों आपस में रिलेटिव है, मतलब ये भाई है तो ये बहन या भाई कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर सी की माँ डी है और ए का पिता ई है, तो ई और डी में क्या संबंध होगा?
भाई जाहिर सी बात है ये दोनों कौन होंगे, पति पत्नी होंगे, मम्मी पापा हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, है ना। तो हस्बैंड वाइफ हो गए ये दोनों। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो आओ एक एक विकल्प पढ़ते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ई बी का पिता है। ई जो है वो बी का पिता है। जाहिर सी बात है जब बी का भाई ए है तो ए का पिता भी बी का कौन होगा, पिता होगा। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आपका ऑप्शन ए जो होगा वो सही है। हमें गलत पता करना है तो हमारा उत्तर ये नहीं हो सकता। दूसरा देखो, ई डी का पति है। ई जो है वो डी का कौन है, पति है। सीधी सी बात, अगर ये मम्मी है ये पापा हैं तो ई जो होंगे वो डी के कौन होंगे, पति होंगे। तो ये भी आपका करेक्ट जा रहा है। इसका मतलब ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। तीसरे पे आ जाओ, बी ई का पुत्र है। बी ई का पुत्र है। अब मैंने आपको बताया ना कि जेंडर डिफाइन नहीं है। बी और सी के बारे में कुछ नहीं कहा था कि ये पुरुष या महिला हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि बी जो है वो ई का पुत्र है, पुत्री भी तो हो सकती है। इसका मतलब अभी तक हमारा ये आंसर करेक्ट जा रहा है। अगला भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद अपना फाइनल आंसर देंगे। डी वाला कह रहा है कि डी ए की माँ है। डी जो है वो ए की माँ है। सीधी सी बात है भाई, अगर ए सी का भाई है और सी की माँ कौन होगी, ए की माँ होगी। तो ये भी आपका करेक्ट है, मतलब ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। आपका आंसर होगा सी, बी ई का पुत्र नहीं है। पुत्री भी हो सकता है क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा हम अपना आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक महिला ने एक लड़के के बारे में कहा कि मेरे मामा और उसके मामा के मामा आपस में भाई हैं, तब महिला और लड़के के बीच का संबंध क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक महिला है ए, ठीक है ना, महिला है, और एक लड़का है बी। तो महिला को माइनस से, पुरुष को प्लस से दिखा दिया। कह रही है महिला कि मेरे मामा, तो मान लीजिए कि ए के मामा जो हैं वो सी हैं। मामा है तो प्लस होंगे, जाहिर सी बात है। मेरे मामा जो हैं उसके मामा के मामा आपस में भाई हैं। तो पहले बी के मामा की बात कर लेते हैं। मान लो बी के मामा डी हैं और डी के भी मामा मान लो ई है। कह रही है महिला कि मेरे जो मामा हैं उस लड़के के मामा के आपस में भाई हैं, मतलब ये दोनों आपस में भाई हैं। बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ गए भाई? एक महिला ने एक लड़के के बारे में कहा कि मेरे जो मामा हैं उस लड़के के मामा के भाई हैं, है ना, यही तो है। तब आपको बताना है कि महिला और लड़के के बीच क्या संबंध है, नहीं इस ए और बी में क्या संबंध है आपको बताना है। तो बात को समझिएगा। इस महिला का मामा हो गया सी और इस लड़के का मामा हो गया डी और डी का मामा हो गया ई, है ना। तो अगर ए का मामा सी है और सी का भाई ई है तो जाहिर तौर पर ए का मामा कौन हुआ, ए का मामा ई हो गया। भाई अगर ए का मामा सी है और सी का भाई ई है तो ये भी तो इसका मामा हुआ, तो ए का मामा कौन हो गया, ई हो गया। अच्छा, अगर ए का मामा ई है और डी का मामा भी ई है तो जाहिर तौर पर ए का डी कौन हुआ, भाई हुआ। समझो बात को भाई, अगर ए का मामा ई है और डी का मामा भी ई है और डी पुरुष है तो ए का भाई कौन हो गया, डी हो गया। इतनी बात समझ गए? अब एक बात बताइए कि ये कौन है, इस लड़के का मामा, और ये कौन है, इस महिला का भाई। तो ये जो लड़का है इसका मामा अगर डी है और डी अगर ए का भाई है तो ए और बी में क्या संबंध हुआ, मेरे मामा की बहन मेरी कौन हुई, माँ हो जाएगी। मतलब ये दोनों कौन हैं, ये दोनों माँ पुत्र हैं। बात समझ में आई? एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। ए का मामा सी हो गया, बी का मामा डी हो गया, डी का मामा ई हो गया। ई और सी आपस में भाई हैं, तो जो ए का मामा है सी, अगर उसका भाई ई है तो ई कौन होगा, ए का मामा हो जाएगा। अच्छा, ए का मामा ई है और डी का मामा कौन है, ई है। तो अगर डी का मामा भी ई है, ए का मामा भी ई है, तो डी और ए आपस में कौन होंगे, भाई बहन हो जाएंगे। क्योंकि ये पुरुष है ये महिला है तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। और अगर ये डी जो है ए का भाई हुआ, डी बी का मामा है, तो जाहिर तौर पर बी जो होगा वो ए का कौन होगा, पुत्र होगा। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बात आई समझ में? मैं एकदम आपको डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको आरेख बनाकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपसे आरेख बन गया तो आप बहुत ही आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का मैंने 5वां प्रश्न आपके सामने लिख दिया है। 4 प्रश्न मैं पहले ही करवा चुका हूं, उसका उत्तर हम लोग निकाल चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। हमेशा की तरह मैं 4 प्रश्न करवाता हूं और 1 प्रश्न आपको हल करने के लिए देता हूं। तो 5वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर आप निकालेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपका उत्तर क्या आया है। प्रश्न कह रहा है कि कमला के बारे में बताते हुए महेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तब महेश कमला का कौन है। इस प्रश्न का उत्तर आप निकालेंगे और ज़रूर निकालेंगे, कमेंट करके अपना आंसर देंगे। आप लोग क्वेश्चन करते नहीं हैं, क्योंकि कमेंट करके अपना आंसर देते नहीं, इसका मतलब आप क्वेश्चन करते नहीं हैं। एक ही क्वेश्चन देता हूं, उसका उत्तर आप ज़रूर निकालें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मज़ा भी आता है, थोड़ा दिमाग भी लगता है। तो दिमाग का खेल है। आप जब दिमाग लगाएंगे, दिमाग का खेल क्या है, अपने आसपास के अगर संबंध आप जानते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आराम से हल कर सकते हैं। दोस्तों ब्लड रिलेशन का ये टाइप 1 था। टाइप 1 में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 2 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यही 5 क्वेश्चन ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मैं हर चैप्टर का आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देता हुआ चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि हम लोग जब प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए सुविधा हो। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर दें। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ पाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सार्थक जा रहा है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।